horrible nights. घोषणा के बाद स्टेज पर प्रतियोगियों ने तेजी से दवा को बनाना करना शुरू कर दिया। किनारे पर खड़े राघव ने भी ऐसा ही किया। उसने शालीनता से जड़ी बूटियां बर्तन में डाली और फिर आदित्य की ओर देखा। आदित्य अकेला स्थिर खड़ा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जड़ी बूटियां खराब थीं। मुझे उम्मीद है तुम ही जीतोगे, कहते हुए विनीत ठंडी हंसी हंसा। आदित्य ने गहरी सांस ली और फुसफुसाया, ऐसा लगता है कि मेरे पास अब बस एक ही ऑप्शन है। ऐसा कहने के बाद उसने जड़ी बूटियों को एक साथ बर्तन में डाल दिया, फिर पानी डाला, आग जलाए और दवा बनाना शुरू किया। स्टेज के नीचे बैठे दर्शक हैरान रह गए। सभी कंटेस्टेंट तो एक एक जड़ी बूटी का अलग अलग यूज कर रहा था, किसी को पीसना, किसी को भूनना, किसी को उबालना, पर आदित्य ने तो सभी जड़ी बूटियों को एक साथ डाला था। कोई बोला, ये कैसी विधि है? सभी जड़ी बूटियों को एक साथ डालना मानो सब कुछ एक ही बर्तन में उबाल रहे हों। किसी और ने कहा, मुझे लगता है कि इस बच्चे को दवाई को तैयार करना बिल्कुल भी नहीं आता। उसे लगता होगा कि वह खिचड़ी पका रहा है। बीच में ही कोई बोला, मैंने सुना है कि हीलिंग की गोली उसने बनाई थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। ऐसा लगता तो नहीं इतनी इफेक्टिव गोली इसने बनाई हो। विनीत अपनी हंसी नहीं रोक सका। वह खुद पर भरोसा खो रहा है क्या? मैंने ऐसा तरीका कभी नहीं देखा। विनीत लगातार व्यंग्य कर रहा था। साथ ही विनीत को अपने दिल में राहत महसूस हुई, क्योंकि इस तरह आदित्य जड़ी बूटियों की गुणवत्ता नष्ट होने लिए उस पर दोष नहीं लगा सकेगा। आसपास के लोगों के कमेंट सुनकर आदित्य चुप रहा और केवल आग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि जड़ी बूटियां जल्दी से गूदा बन जाएं। जल्द ही आदित्य के बर्तन में जड़ी बूटियां एक चिपचिपे पेस्ट में बदल गईं, जिसमें औषधीय सुगंध का कोई निशान नहीं था। आदित्य कपूर, इस खिचड़ी वाली विधि के कारण सभी औषधीय प्रभाव समाप्त हो रहे हैं, तो क्या इसे जारी रखने का कोई और कारण है? राघव ने उसके बगल में खड़े होकर व्यंग्य किया। आदित्य ने कुछ नहीं कहा और केवल नर्म जड़ी बूटियों को देखता रहा। जैसा कि उम्मीद थी, तुम एक कागजी शेर के अलावा कुछ नहीं हो। खुद को बेवकूफ बनाकर दूसरों को हंसाने से अच्छा है तुम स्टेज से उतर जाओ, राघव ने मजाक करना जारी रखा। आदित्य ने उसकी ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये सच है कि मेरी एक कही न जा सकने वाली प्रतिष्ठा है, लेकिन मुझे हराना आपके लिए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है न? आखिरकार विनीत की स्टूडेंट रहे हो और वो तुम्हें हर साइड से तो सपोर्ट कर ही रहा है। ऐसा कहने के बाद आदित्य ने अचानक अपना हाथ उठाया और उसे सीधे नर्म जड़ी बूटियों में डाल दिया। आदित्य की हथेली से एनर्जी की लहरें मिश्रण में उमड़ पड़ी। एक पल में नर्म जड़ी बूटियां हल्के नीले रंग में बदल गईं। आदित्य ने जड़ी बूटियों के ढेर में जबरदस्ती अपनी साधना के जरिए अपने शरीर में समाहित की हुई एनर्जी इंजेक्ट कर दी। आदित्य के शरीर से अनगिनत एनर्जी की लहरें प्रवाहित हुई जो उसने अट्रैक्ट की थी, लेकिन यह अभी के लिए पर्याप्त नहीं थी। पर आदित्य के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह अपने अंदर महसूस हो रही कठिनाइयों के बावजूद भी अपना काम जारी रखने की कोशिश में था। ये कैसी तकनीक है? किसी ने दूर से फुसफुसा कर पूछा। उस नीली चमक का क्या राज है? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? स्टेज के नीचे बैठे जजों की भौहें तन गईं। जाहिर है आदित्य की तकनीक उनकी समझ से परे थी। केवल विनीत आर्य अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। ये हल्का नीला, यह उस समय की दिव्य शक्ति के समान है, विनीत बड़बड़ाया। उसके दिल से बेचैनी की भावना उभर रही थी। कई साल पहले अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक गुरु को ऐसे दवा तैयार करते देखा था, और उस गुरु की तकनीक आज आदित्य की तकनीक से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती थी। असंभव, बिल्कुल असंभव, विनीत ने तुरंत इनकार में अपना सिर हिलाया। वह तो एक अनाथ, आवारा, गंवार है। वह किसी गुरु को कैसे जान सकता है? सोचते हुए विनीत ने थूक गटका, नहीं, मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, यहाँ वो जीत नहीं सकेगा। आखिर राघव आध्यात्मिक आग भी पैदा करने लगा है, विनीत ने ठंडे स्वर में कहा। इतना कहने के बाद भी वह मन ही मन कुछ चिंतित था। समय लगभग उड़ गया। आधा समय पलक झपकते ही बीत गया। अंत से पहले केवल आधा घंटा बाकी था। मंच पर राघव पूरी तरह से शांत था, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह अपने हाथ पीठ के पीछे मोड़कर चुपचाप अपने सामने रखे औजारों को देख रहा था। जहां तक अन्य 3 प्रतियोगियों का प्रश्न है, वे अभी भी व्यस्त थे और गर्मी को कंट्रोल में करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हंफ, आप लोगों के साथ कंपटीशन करना अपमान की बात है, राघव ने इस समय अचानक घमंड से कहा। उसने स्टेज के सामने बैठे दर्शकों की ओर देखा और प्राउडली कहा, मैं आज आपको कुछ चौंकाने वाला दिखाऊंगा।
ऐसा कहने के बाद राघव ने धीरे से अपनी हथेली उठाए और तुरंत ही उसके हाथ में ज्वाला की एक झलक दिखाई दी। इस छोटी सी लौ को देखकर भीड़ में उबाल आ गया। यह क्या है? उसके हाथ में आग कैसे है? ये कैसे संभव है? सुपर इम्प्रेशन। स्टेज के सामने बैठे कई जज अचानक खड़े हो गए, उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। राघव ने वास्तव में आध्यात्मिक आग पैदा की। ये कैसे संभव है? वह केवल 26 साल का है, उसके पास ऐसी प्रतिभा कैसे हो सकती है? आध्यात्मिक अग्नि की सहायता से इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये बिल्कुल एक समय पर अलग अलग लेवल्स पर लड़ने जैसा है। राघव की तकनीक से लगभग सभी लोग हैरान थे। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग आध्यात्मिक अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं, वे लाखों प्रतिभाशाली लोगों में से एक होते हैं। पूरे संसार में ऐसे व्यक्ति केवल मुट्ठी भर ही हैं। ये युवक भविष्य में महानता हासिल करने के लिए ही बना है, विभिन्न जजों ने एक स्वर में कहा। जहां तक भीड़ की प्रतिक्रिया का सवाल है, उससे राघव काफी संतुष्ट दिख रहा था। वह अपने हाथ में आध्यात्मिक अग्नि के साथ खेलने लगा। फिर उसने अपनी नजर आदित्य की ओर घुमाई। बच्चे, क्या तुम जानते हो इसे क्या कहते हैं? राघव ने क्यूरियस लहजे में पूछा। आदित्य ने उसे एक ठंडी नजर से देखा और मन ही मन कहा, यह आदमी वास्तव में उतना सरल नहीं है जितना मैंने सोचा था। आदित्य को चुप देखकर राघव ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे तुच्छ से ज्ञान के कारण मुझे लगता है कि तुम शायद नहीं जानते कि यह क्या है ना? कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हें इस स्पेशल चीज के बारे में बता दूंगा। मेरे हाथ में जो है उसे आध्यात्मिक अग्नि कहते हैं। यह मेरी अपनी प्रतिभा के जरिए से समझी गई चीज है। कोई टीचर, कोई गुरु इसे किसी को सिखा नहीं सकता। और दुनिया में केवल कुछ ही लोग हैं जो आध्यात्मिक आग पैदा कर सकते हैं। मैं उनमें से एक हूँ। आदित्य कपूर, क्या आपको लगता है कि तुम्हें अभी भी मेरे साथ कंपटीशन करने की जरूरत है? राघव ने अहंकारी लहजे में कहा। आदित्य ने औषधीय पेस्ट से अपना हाथ हटा लिया। उसने पेस्ट के ढेर को घूरते हुए कहा, ये लगभग सही होना चाहिए। हालांकि किसी भी उच्च गुणवत्ता के अमृत को तैयार करना असंभव है, लेकिन शुद्ध एनर्जी से भरे होने के कारण इसे ही उच्च गुणवत्ता वाला माना जाना चाहिए। ऐसा कहकर आदित्य ने अपना सिर घुमाकर राघव की ओर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अपने हाथ में पकड़ी उस छोटी सी लौ को आध्यात्मिक आग कहो? आदित्य ठंडी हंसी हंसा। आदित्य की बात सुनकर राघव का चेहरा अचानक बदल गया। अज्ञानी, कम अकल, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। आध्यात्मिक अग्नि उत्पन्न करना काफी कठिन है, भले ही वह केवल एक मूंगफली के दाने के आकार का ही क्यों न हो। तुम, एक अज्ञानी नौजवान, ऐसी बेतुकी बातें करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। आदित्य ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि आपकी आध्यात्मिक आग कुछ खास है। राघव के चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी, यहाँ तक कि उसके हाथ की लपटें भी बेचैन हो उठी। क्या तुम जल्दी में हो? आदित्य ने भौहें उठाई। राघव के हाथ में बेचैन लौ को देखते हुए पूछा। राघव ने ठंडे स्वर में कहा, अज्ञानता वास्तव में किसी डर को नहीं जानती। मैं आपको बता दूं, जिनके पास आध्यात्मिक आग है, वे दुनिया में किसी भी प्रतिभा को नीची नजर से देखने की योग्यता रखते हैं। सच में? आदित्य ने भौहें उठाई। फिर उसने धीरे से अपनी हथेली फैलाई और एक नीली लौ तुरंत उसके हाथ में नाचने लगी। मेरी आध्यात्मिक आग के बारे में आप क्या सोचते हैं? आदित्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आदित्य की हथेली में नीली लौ टिमटिमा रही थी, यहाँ तक कि कई मीटर की दूरी से भी इसकी गर्माहट भरी शक्ति को महसूस किया जा सकता था। ब्लू स्पिरिट फायर। आध्यात्मिक आग को देखकर राघव का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसके दिल में शक्तिहीनता की भावना छा गई। दर्शकों में से कुछ विशेषज्ञ खड़े हो गए और आदित्य की हथेली को गौर से देखने लगे। वह ब्लू स्पिरिट फायर है, ये वास्तव में नीला है। लोगों के मुंह खुले रह गए। नीली आत्मा आग, इसको पैदा करने वाला भी कोई है, ये वास्तव में मौजूद है। ये युवक कौन है? उसके पास ब्लू स्पिरिट फायर कैसे है? यहाँ तक कि विनीत की बात है, वह हताश था, कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं था। उसके चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दे रहे थे। आदित्य कुछ आश्चर्यचकित था। उसने भी राघव के जैसे आग दिखाई थी। उसे तो यही लगा था उसके हाथ की लौ ज्यादा खूबसूरत है। इसकी शक्ति का उसे भी कहाँ अनुमान था। लोग उसके हाथ में आध्यात्मिक आग देखकर कुछ डरे हुए लग रहे थे। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। राघव के माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी। आदित्य ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारी आध्यात्मिक आग मेरी से अलग है? राघव ने अपने दांतों को भींच लिया और गुस्से से कहा,
जब तुम इतना अच्छे से समझ ही रहे हो तो मूर्ख बनना बंद करो। इससे आदित्य और भी हैरान हो गया। आखिर हो क्या रहा था? मैंने पढ़ा भी था और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्मिक अग्नि 7 स्तरों में विभाजित होती है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, कालनील और बैंगनी। दर्शकों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक बोल पड़ा, उनमें से पीली सबसे कम है, बैंगनी सबसे अधिक शक्तिशाली है, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें हैं और किसी ने बैंगनी आग को कभी नहीं देखा है। जो आग पैदा कर सकते हैं उनमें ज्यादातर लोग पीली आध्यात्मिक आग पैदा करते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लू स्पिरिट फायर वास्तव में अस्तित्व में होगा। उनका क्लेरिफिकेशन सुनकर आदित्य को अचानक समझ आ गया। तो क्या बैंगनी आग के अलावा यह नीली आग हाई लेवल की थी? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस ज्वाला की शक्ति इतनी प्रचंड है, तभी यह मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रही, आदित्य ने धीमे स्वर में कहा। इस समय राघव का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आदित्य के पास वास्तव में ब्लू स्पिरिट फायर है। एक बार यह खबर बाहर आ जाए तो यह व्यक्ति निश्चित रूप से पारंपरिक सेहत जगत में ध्यान का केंद्र बन जाएगा। किसी ने गुप्त रूप से कमेंट किया। अंत तक केवल 10 मिनट बचे थे। आदित्य के लिए साधारण लपटों का उपयोग करके समय पर इसे बुझाना असंभव था। उसने आह भरी क्योंकि वह कभी भी आग को कंट्रोल नहीं कर पाया। ऐसा लगता है कि मैं केवल इस आध्यात्मिक अग्नि का उपयोग करने का प्रयास ही कर सकता हूँ। आदित्य कुछ हद तक हेल्पलेस था क्योंकि बस एक बार ही वह इसका उपयोग कर पाया था, उसके बाद हर बार जड़ी बूटियां और भोजन जला चुका है। वह आध्यात्मिक अग्नि को कंट्रोल करने में कुशल नहीं था। थोड़ी सी भी गलती जड़ी बूटियों को जला सकती थी, लेकिन आदित्य के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसे जुआ खेलना पड़ा। इसके बाद आदित्य ने अपनी हथेली उठाई और उंगली हिलाई। आध्यात्मिक अग्नि की एक किरण सीधे बर्तन में जा गिरी। जैसे ही लौ अंदर पहुंची, कंटेनर से तीखी चटकने की आवाजें आने लगी। इस बार आदित्य ने विचलित होने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर ली और उसका पूरा ध्यान आध्यात्मिक अग्नि पर केंद्रित था। इससे न केवल उनकी शारीरिक शक्ति नष्ट हुई, बल्कि उनकी मानसिक शक्ति पर भी भारी असर पड़ा। अचानक कंटेनर में रखा पेस्ट धीरे धीरे जमने लगा। उसके अंदर रोशनी की किरणें टिमटिमाने लगी, जैसे कोई खूबसूरत नजारा हो। विनीत ने मंच पर आदित्य को घूरते हुए अपने दांत भींच लिए और अचानक चिल्लाया, राघव, आध्यात्मिक आग को कंट्रोल करने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी चूक जड़ी बूटियों को जला सकती है। उन्होंने यह बात सीधे तौर पर तो नहीं कही, लेकिन उसका इरादा स्पष्ट था। राघव बहुत चालाक था। इसके होंठ तिरछी मुस्कान में मुड़े, फिर एक गंभीर भाव लिए वह चिल्लाया, तुमने मेरी आध्यात्मिक आग को बेकार बोलकर उसका अपमान किया। अब मैं तुम्हें शांति से अपनी दवा बनाने नहीं दूंगा। आदित्य ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। राघव ने उसका ध्यान भटकाने के लिए ये चाल चली थी। सबकी निगाहों के सामने राघव ने अपनी मुठियां भींच ली और आदित्य पर हमला कर दिया, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। अमजद खान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने राघव को घूरा और दहाड़े, तुम धोखा दे रहे हो बेशर्म। हालांकि विनीत आर्य ने ऐसा दिखावा किया कि उसने कुछ नहीं देखा, बल्कि जजों के साथ सहजता से बातचीत शुरू की। बाकी राउंड का एंड चल रहा था तो सभी का ध्यान अब स्टेज पर था ही नहीं। विनीत ने बातों में उलझा लिया था। कुछ दर्शक और अमजद खान क्रोधित हो गए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। राघव की मुठियां आदित्य के शरीर पर लगातार प्रहार करती रहीं, लेकिन राघव को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी मुठियां आदित्य को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकी। इसके बजाय उसने उसकी अपनी कलाइयों को ही चोट पहुंचा दी। कैसे? ये कैसे संभव है? राघव का दिल और भी बेचैन हो गया। एक पागल की तरह उसने अपनी मुठियों और पैरों का इस्तेमाल किया और आदित्य पर बारिश की बूंदों की तरह प्रहार किया। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। आदित्य अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए था, राघव के हमलों को अनदेखा कर रहा था। उनका सारा ध्यान आध्यात्मिक नियंत्रण पर केंद्रित था। यह विनीत बेशर्म है। दर्शकों में से कोई व्यक्ति कमेंट करने से खुद को नहीं रोक सका। ये बहुत बुरी बात है। उसका शिष्य आदित्य कपूर को चोट नहीं पहुंचा सकता। कितनी बेशर्मी दिखा रहा है सबके सामने। मजाक मत करो। आदरी जैसे मास्टर को भी आदित्य ने हरा दिया। इस राघव की तो बात ही छोड़िए। समय तेजी से बीत गया और प्रतियोगिता समाप्त होने में केवल 1 मिनट बचा था। दर्शकों में से विनीत आर्य ने आदित्य कपूर को ठंडे भाव से देखा। उसका दिल लगातार बेचैन होता जा रहा था। मुझे इस बच्चे को बड़ा नहीं होने देना चाहिए, विनीत आर्य ने सोचा। ब्लू स्पिरिट फायर वाला कोई ऐसा वैसा व्यक्ति भी नहीं था जिसे वह अपमानित कर सके। राघव ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने अपनी मुठियां भींच ली और आदित्य के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साधा। इस समय आदित्य की आंखें अचानक खुल गईं। वह राघव की ओर देखने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम मुझे यहाँ खुजला रहे हो?
राघव का चेहरा बदल गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, आदित्य ने उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ बहुत जोरदार नहीं था, फिर भी इससे राघव का गाल सूज गया। आदित्य कपूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को खुलेआम मारने की? मैं तुम्हें अयोग्य घोषित करने जा रहा हूँ। दर्शकों में से विनीत आर्य को तुरंत खड़े होकर उसे जोर से फटकार लगाने का मौका मिला। उसके इतना कहने की देर थी, सैकड़ों गुस्से और नफरत से भरी नजरें उसकी तरफ घूम गई।